23 मार्च सन 1931 की सर्दियों वाली शाम थी और लाहौर जेल के सुपरिटेंडेंट मेजर पीडी चोपड़ा 3 नौजवानों को लेकर फांसी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। और लोगों को इस बात की हैरानी थी कि फांसी तो ज़्यादातर सुबह में दी जाती है और ये फांसी शाम को दी जा रही थी, जब सूरज ढल चुका था और फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा था। ये दीवान उस दौर के मशहूर लोगों में से एक था। कई लोग उस समय उस दीवाने की फांसी के लिए गांधी जी को दोषी ठहरा रहे थे, इसके लिए जो सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए मुस्कुराते हुए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने जा रहा था। उस दीवाने के साथ उसके भाई जैसे 2 साथी राजगुरु और सुखदेव भी चल रहे थे। पहले तो उन तीनों दीवानों ने ही सरकार से कहा कि वो तीनों राजनीतिक कैदी हैं, इसलिए उन्हें फांसी पर न चढ़ाकर गोली से ही मार दिया जाए। लेकिन बाद में अंग्रेजी सरकार ने इस गुजारिश को खारिज कर दिया और फांसी देना ही मुनासिब समझा और कुछ देर बाद तीनों को फांसी का फंदा पहनाया गया। इसके बाद शाम को 7:33 पर जल्लाद ने एक एक करके तीनों को फांसी दे दी। काफ़ी देर तक तीनों की लाशों को लटका रहने दिया और भारत में क्रांति लाने वाले इन 3 क्रांतिकारियों की शहादत हो गई। तो आइए आज 15 अगस्त सन 1925 के मौके पर इन तीनों की शहादत को याद करते हैं और दिल से सलाम करके हम इन तीनों के नाम से अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां, एक ऐसा राज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि जिसे बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे। तो आज हम जानेंगे कि देश के वीर सपूत शहीद भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के बाद आखिर हुआ क्या। दोस्तों उस रात सतलुज नदी के किनारे अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की लाशों को आधा जला क्यों छोड़ दिया, क्यों अंग्रेजों ने तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी। आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, क्योंकि इस 23 साल के नौजवान दीवाने की कहानी है कि जिसकी रगों में खून नहीं देशभक्ति बहती थी, जो आज हिंदुस्तान के माथे का तिलक कहलाता है, जिसका सिर्फ नाम लेने से ही जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तब देश भर में बहुत बवाल मचा। लोग सड़कों और मैदानों में आ गए और 23 साल का नौजवान जिसे भगत सिंह कहते हैं वो पूरे देश के दिलों की धड़कन बन गया और हर भारतवासी भगत सिंह को अंग्रेजों की कैद से आज़ाद कराना चाहता था। यही वजह रही कि भगत सिंह की फांसी का वक्त जब आया तब अंग्रेजों ने अपनी ही अदालत के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों इनकी फांसी की तारीख थी 24 मार्च 1931, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें 23 मार्च को ही फांसी देने की सोच ली। दोस्तों अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं भगत सिंह की फांसी के दिन देश के लोग कोई बड़ा बवाल ना कर दें, क्योंकि भगत सिंह ने जेल के अंदर और जेल के बाहर जो काम किए थे उन कामों ने देश के लोगों को बड़े पैमाने पर एक साथ एकजुट लाकर खड़ा कर दिया था। तब आप सोच रहे होंगे कि भगत सिंह ने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों अंग्रेजों और भगत सिंह के बीच की तनातनी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। उन्हें सबसे पहले साल 1927 में गिरफ्तार किया गया था और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने काकोरी कांड को समर्थन देते हुए एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन फिर बाद में वो छूट गए और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी 8 अप्रैल 1929 को जब वो अपने साथी बटुकेश्वर दत्ता के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था। और ये बम कांड उन्हें इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजी सरकार देशवासियों के खिलाफ 2 काले कानून बनाने जा रही थी और इन कानूनों के तहत लेबर यूनियन हड़ताल नहीं कर सकती थी और दूसरे कानून के तहत अंग्रेज किसी को भी बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसके साथ ही जब भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्ता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, यानी सेंट्रल असेंबली बम धमाके के मामले में गिरफ्तार कर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इसी बीच उनके खिलाफ एक और ऐसा केस चलाया गया जिसमें उन्होंने पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। दोस्तों 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे मशहूर नेता लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट कर मार डाला था और इस लाठी चार्ज का आदेश जेम्स स्कॉट नामक अंग्रेज ने दिया था।
इसलिए भगत सिंह सहित उनके सभी साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठान ली। फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव ने मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन धोखे से उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह साइंडअप की हत्या कर दी। जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था तब उन्होंने वो पिस्टल भी जमा की जिस पर उन्होंने साइंडअप पर गोली चलाई थी, और इसी पिस्टल के दम पर उन पर मुकदमा चलाया और अंग्रेजों ने उन्हें इसी मुकदमे की वजह से उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। फिर भगत सिंह ने जेल में रहकर कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। और दोस्तों, ये हड़ताल 1-2 दिन नहीं, ये हड़ताल उन्होंने 116 दिन यानी लगभग 4 महीने तक, और आखिर में अंग्रेजी सरकार को झुकना ही पड़ा। और इसी तरह जेल में रहने के बाद भी भगत सिंह ने अंग्रेजी सरकार से लड़ना नहीं छोड़ा, और भगत सिंह के ऐसे ही कारनामों ने देश में भगत सिंह को मशहूर कर दिया, और भगत सिंह देश के दिलों की धड़कन हो गए। और इसीलिए अंग्रेज ये चाहते थे कि भगत सिंह को जब फांसी हो तो किसी को पता ना चले। 23 मार्च की शाम को तीनों क्रांतिकारियों को कहा गया कि वे अपने अपने बैरक में चले जाएं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करा जा रहा है, तब उन्होंने बताया कि ऐसा आदेश आया है। इसके बाद शाम को 7:33 पर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। लेकिन असली कहानी तो फांसी देने के बाद शुरू हुई। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने एक बड़ी और घिनौनी हरकत ये की कि तीनों क्रांतिकारियों की फांसी के बाद उनका अंतिम संस्कार बाहर करने की बजाय जेल में ही किए जाने की बात कही, क्योंकि अंग्रेज किसी भी तरह से आंदोलन का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि जेल से बाहर गुपचुप तरीके से तीनों क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार किया जाए, और दोस्तों किसी को पता ना चले, इसलिए जेल के पीछे की दीवार को तोड़ दिया गया, और फिर उस टूटी दीवार से एक ट्रक जेल के अंदर ले जाया गया, और उसके बाद तीनों क्रांतिकारियों की फांसी के फंदे से उतारकर उनके शरीर को काटकर बोरों में भरा गया, और फिर इन बोरों को घसीट कर ले जाया गया और बहुत ही दुर्गति के साथ ट्रक में फेंक दिया। और फिर ये ट्रक बड़ी तेजी से निकाला गया और पहुंचा सतलुज नदी के पास, जबकि पहले तय था कि उनका अंतिम संस्कार राय नदी के पास होगा। लेकिन उस समय नदी में पानी नहीं था, इसलिए ट्रक को सतलुज नदी के पास मोड़ दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इस समय भगत सिंह का परिवार और तीनों क्रांतिकारियों का परिवार मौके पर नहीं था, और ना ही किसी को कुछ पता था, क्योंकि ये सारा काम गुपचुप तरीके से किया गया। मंथन नाथ गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं कि सतलज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीर को चिता पर रखकर आग लगा दी, और जैसे ही भोर होने लगी, जलती चिता की आग बुझाकर अध जले शरीरों को सतलुज नदी में फेंक दिया गया। और जैसे ही अंग्रेज वहां से हटे, गांव वाले पानी के अंदर कूद गए और उन्होंने अध जले शरीर के टुकड़ों को पानी से निकाला और फिर कायदे से उन टुकड़ों का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगत सिंह और उन दोनों क्रांतिकारियों का दोबारा अंतिम संस्कार हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने तीनों की लाशों को अधजला ही क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो काम उन्होंने रात में छुपकर किया उसका किसी को पता चले, और अंतिम संस्कार होते होते भोर हो गई और किसी को पता ना चल जाए कि तीनों लाशें किसकी हैं। इसलिए अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों की अधजली लाशों को भोर होते ही नदी में फेंक दिया था। और दोस्तों, इसके अगले दिन लाहौर का नज़ारा देखने लायक था। पूरे लाहौर में हड़ताल हो गई। उसकी याद में नीला गुम्बद से बड़ी तादाद में जुलूस निकाला गया, और लाखों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जुलूस का हिस्सा बने। ये जुलूस लगभग 3 मील लंबा था। सभी की बाहों में काली पट्टियां बंधी थीं, और महिलाओं ने इस जुलूस में विरोध प्रदर्शन के लिए काले कपड़े पहने थे। और फिर फूलों से लदे 3 ताबूत इस जुलूस का हिस्सा बने। दोस्तों, इस तरह से अंग्रेजों की कोशिश थी कि देशवासी भगत सिंह को भुला दें, लेकिन भगत सिंह को आज तक कोई नहीं भुला पाया, और क़यामत तक शायद ही कोई भुला पाए। लोगों ने पहले भी भगत सिंह की कुर्बानी को पूरा सम्मान दिया और आज भी पूरा सम्मान देते हैं। जिसके बाद दोस्तों, भगत सिंह की कुर्बानी के 16 साल 4 महीने और 23 दिन बाद भारत आज़ाद हुआ,
और अंग्रेज़ों को हमारे देश से हमेशा के लिए जाना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगत सिंह की मौत के बाद उनकी लाश के साथ अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। भगत सिंह जैसे ना जाने कितने नौजवानों ने अपनी जान देकर हमें ये आज़ादी दिलवाई है और आज हम अपने देश में अपने तरीके से जी रहे हैं। बस अब आपसे एक ही गुजारिश है कि इस जानकारी को आगे शेयर करके हमारा सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।